हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। और सारी क्लासेस की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। UPSSC फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है अलग से, वहाँ पर वो जा कर के लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे जा कर के आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और अपनी PDF के लिए आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने हिंदी के पहले क्वेश्चन की। तो हिंदी का हमारा प्रैक्टिस सेट डेली शाम को 6 बजे होता है, डेली शाम को 7 बजे रीजनिंग और डेली शाम को 8 बजे होती है हमारी कंप्यूटर की क्लास। कंप्यूटर की क्लास में हम डेली 25 क्वेश्चन कवर करते हैं और दोपहर 12 बजे वाली क्लास में हम GS का पोर्शन कवर करते हैं। और इसमें सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और पेपर को यानी कि इस प्रैक्टिस सेट को इस हिसाब से सेट किया गया है जिस तरह से आपका एग्ज़ाम में आता है। तो बात कर लेते हैं अपने हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है, उसका चयन कीजिए। तो जिस वाले ऑप्शन में ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं जिसमें भी विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है आपको टिक करना है। अगर आपको विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं है तो हमारी जाकर के आप वीडियो देख सकते हो कि आपको विराम चिन्ह कराए थे, और वो भी इस तरह से कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता कहाँ पर होती है, अगर आवश्यकता है तो प्रयोग कैसे करना है, उदाहरण में प्रयोग करके आपको सब कुछ समझाया हुआ है। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है हिंदी टॉपिक वाइज, वहाँ से जाकर के आप हमारे वीडियोस के जितने भी टॉपिक हमने हिंदी से रिलेटेड कराए हैं वो सभी कर सकते हो। और जितने भी प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप प्रैक्टिस सेट्स भी देख सकते हो। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जीना, मरना, सुख, दुख, हानि, लाभ और हानि। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि सुख और दुख के बीच में कभी भी कोमा या कुछ भी नहीं आता है तो सिर्फ एक डैश, जिसको योजक चिन्ह भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन गलत। दूसरा आ जाता है जीना मरना एक साथ दिया है और इसके बीच में भी आपको डैश नहीं दिया है, जिसको योजक चिन्ह बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर आपको दिया है अर्धविराम। तो अर्धविराम की आवश्यकता 2 शब्दों के बीच में नहीं होती है, वहाँ पर होता है अल्पविराम। तो B ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन की। तो तीसरे ऑप्शन में भी जीना मरना के बीच योजक चिन्ह नहीं दिया गया है और ना ही सुख दुख के बीच में दिया गया है, हानि और लाभ के बीच में दिया गया है। परंतु यहाँ पर होनी के बाद भी आपका कोमा लगा दिया, तो यहाँ पर ये तो सही है, लेकिन ये आपका लाभ और हानि होता है, फिर भी इसको भी आप सही मान सकते हो, हानि और लाभ। लेकिन यहाँ पर सुख दुख और जीना मरना के बीच में योजक चिन्ह नहीं दिया है, जबकि हानि और लाभ के बीच में दिया है। तो अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर D। जीना मरना बीच में योजक चिन्ह है और उसके बाद अल्पविराम दिया है, न कि अर्धविराम। अल्पविराम को इंग्लिश में कोमा बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। सुख दुख के बीच में भी योजक चिन्ह है, हानि लाभ के बीच में भी योजक चिन्ह है। हानि लाभ और होनी, होनी अनहोनी होती है। तो देखिए, होनी अनहोनी लगे ही रहते हैं, जबकि यहाँ पर भी होनी अनहोनी के बीच में योजक चिन्ह होना चाहिए था, क्योंकि जैसे लाभ हानि वैसे ही होनी अनहोनी। होनी यानी कि जो होने वाली घटना है, अनहोनी जो अनचाही घटनाएं होती हैं वो होती हैं अनहोनी। तो यहाँ पर वैसे आपके चारों ही ऑप्शन गलत हैं, लेकिन अगर आप होनी और अनहोनी के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हो तब आपका ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टेक है, बाकी के 3 ऑप्शंस में बहुत सारी मिस्टेक्स दे रखी हैं। तो बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आप अपना D ऑप्शन करेक्ट मान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए शब्द के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। शब्द है आपका टीका। तो बताना है कि टीका शब्द से कौन सा संबंधित नहीं है। टीका तिलक, टीका होता है फलदान, टीका होती है व्याख्या और टीका होता है आडंबर। तो ऑप्शन ए तो आपको बिल्कुल पता होगा कि टीका तिलक होता है, बाकी के 2 मैं आपको बता देता हूँ कि टीका आपकी व्याख्या भी होती है,
क्योंकि आपने रामायण वगैरह में देखा होगा तो वहाँ पर लिखा रहता है व्याख्या के लिए टीका। और फलदान भी होता है, बचा आपका ऑप्शन नंबर डी आडंबर। तो टीका शब्द का अर्थ आडंबर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कमरी और द्रुमन की छाही। बताना है कि निम्नलिखित पंक्तियों में या उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो देखिए आप समझ सकते हो कि यहाँ पर श्रृंगार रस है, हास्य रस है, वीर रस या करुण रस। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। हास्य रस में हंसने की बात की जाएगी, वीर रस में आपकी जो बल है तो या शौर्य का प्रदर्शन किया जाएगा, करुण रस में यहाँ पर बिछुड़ने जैसे की बात की जाएगी। तो आपको बताना है कि करुण रस, वियोग श्रृंगार में भी बिछुड़ने की बात की जाती है और करुण रस में की जाती है बात दुख वगैरह की, जहाँ पर कोई शोक हो या दुख हो वहाँ पर आ जाता है आपका करुण रस। तो बताना है यहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ पर बिछड़ने वाली बात है तो वियोग श्रृंगार होगा, यहाँ पर श्रृंगार रस का दूसरा भाग वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, इस वाक्य में दोष है। विशेषण का दोष है, क्रिया का दोष, प्रसर्ग का या क्रिया विशेषण का दोष है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, यहाँ पर दोष है प्रसर्ग का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, दही स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या फिर उभयलिंग। तो मैं आपको बता दूं दही शब्द आपको स्त्रीलिंग लग रहा होगा, लेकिन दही शब्द होता है आपका पुल्लिंग। इसको पहचानने का एक और तरीका है, लेकिन उसका यूज 80% होता है। वो क्या है, जितनी भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं सभी पुल्लिंग होती हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, वो भी आपको देख लेने हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि 80% आपकी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है। तो चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। अंग और अह स्वर हैं, व्यंजन, आयोगवाह या संयुक्ताक्षर। संयुक्त प्लस अक्षर, संयुक्ताक्षर। तो अंग और अह होते हैं दोस्तों हमारे आयोगवाह, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसके सिर पर चंद्रमा हो। चंद्रबदन, बदन होता है शरीर, तो देखिए बात की जा रही है सिर की। चंद्रहास, चंद्रहास बोलते हैं तलवार। चंद्रशेखर या सिरमौर। तब आपको फटाफट बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका उपयुक्त होगा। तो आपने ऑप्शन टिक भी कर लिया होगा, चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे बोलते हैं चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1961 में, वर्ष 1960, 1965 या फिर 1963। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति छांटनी है। लंगोटी में भाग फॉग खेलना, दरिद्रता में आनंद, गाल बजाना, डींग मारना। तो ये यहाँ पर आएगा कि गाल बजाने का अर्थ डींग मारना है, पटरी बैठना, विचार मिलना, कोड़ी का तीन, यह बहुत अच्छा होना। तो यहाँ पर आपको कौन सा बिल्कुल सही पंक्ति और सही अर्थ है तो आपको फटाफट बताना है। तो देखिए ये तीनों ही पंक्ति सही लग रही हैं। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं कि क्या वाकई सही पूछा है। तो देखिए मुझसे गलती हो गई है पढ़ने में, इसमें बताना है कि गलत अर्थ वाली पंक्ति बतानी है। तो वही मैं देख रहा था कि यहाँ पर लंगोटी में फाग खेलना, दरिद्रता में आनंद। तो बिल्कुल सही बात है कि पहन तो रखी है तुमने लंगोटी
और आप खेल खेल रहे हो महंगे से, तो पहला भी सही है। गाल बजाना, आप किसी को बोलते हो कि ज़्यादा गाल मत बजा। जब कोई लंबी लंबी फेंकता है तो या तो आप बोलते हो कि लंबी लंबी हाँकना, इस तरह से बोल देते हो, या फिर बोलते हो गाल बजाना, ठीक है। और पटरी बैठना, यानी कि पटरी बैठ गई तो उनके विचार मिल गए, तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। और कौड़ी का 3, जब कौड़ियों में यानी कि कौड़ी सस्ते कम दाम में ज़्यादा अधिक वस्तु मिल रही है तो क्या वह बहुत अच्छी है या बेकार होगी, इसलिए सस्ती मिल रही है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही नहीं बैठता। कौड़ी का 3 तो ये होगा बहुत ख़राब होना, न कि बहुत अच्छा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं एक बार बता दूं दोस्तों, पढ़ने में गलती हो जाती है तो आपको ऐसा एग्ज़ाम में नहीं करना है। बहुत ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को अपने, और उसका सही आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का मैंने आपको तरीका बताया था ऑलरेडी कि सबसे पहले इसमें देख लेने हैं अपने ऑप्शन। तो फिर से हमारे चारों के चारों ऑप्शन अपने अपने अलग अलग सेंस से हैं, यानी कि अलग अलग ऑप्शन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला अपने स्थान पर रहेगा और लास्ट का यानी नंबर 6 भी अपने स्थान पर रहेगा। ये रे ले और बै को हमें व्यवस्थित क्रम में लगाना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा है तो मैं सीधे सीधे आपको बता दूँगा पढ़ करके कि कहानी आधुनिक साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। उसके बाद आएगा आपका बै। इसका लक्ष्य किसी पात्र, घटना, भाव या संवेदना आदि की मार्मिक अभिव्यंजना करना होता है। इसका शीर्षक आकर्षक तथा रोचक होता है तथा कहानी के मूल भाव अथवा संवेदना की व्यंजना करने में समर्थ होती है। कहानी तथा उपन्यास की कला एक दूसरे से भिन्न है। कहानी कलात्मक छोटी रचना होती है जो छोटे होते हुए बड़े बड़े भाव की व्यंजना भी करने में समर्थ होती है। इसका आरंभ तथा अंत कलात्मक तथा प्रभावपूर्ण होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा बै, ये, ले और रे। अब देख लेना है कि बै, ये, ले और रे किस में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो सबसे पहला है चंट और दूसरा है चंड। तो ये मैं आपको एक बार करा भी चुका हूँ। तो पहले आपको बताना है कि चंट का अर्थ क्या होगा और फिर आपको बताना है कि चंड का अर्थ क्या होगा। तो चलिए, चंट चतुर होता है, धोखेबाज, मद्यप या फिर चोर। और चंड के लिए दिए गए हैं क्रोधी, शराबी, मादकता और मूर्ख। तो मैं आपको बता दूं, चंट होता है आपका चतुर और चंड होता है क्रोधी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। और जिन शब्दों के अर्थ आपको पता नहीं हुआ करें तो उनको आपको नोट कर लेना है, जैसे चंड का क्रोधी और चंट का चतुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द बताना है कौन सा नहीं है। षटपद, मधुकर, अली या प्रभाकर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट आंसर कीजिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि षटपद भी भंवरे का पर्यायवाची होता है, मधुकर भी होता है और अली भी होता है। तो ये तीनों आपके बिल्कुल सही हैं। और प्रभाकर आपका भंवरे का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ये किसका होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी जब मैंने आपको पर्यायवाची शब्द कराए थे। तो पर्यायवाची शब्द आपको 200 क्वेश्चन में ऑलरेडी करा चुका हूँ, आपको जा कर के देख लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उन्हीं क्वेश्चन में से, उन्हीं पर्यायवाची में से आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से एक उपसर्ग नहीं है। ए, से, कु या ता। अब इनको आपको प्रयोग करके देख लेना है कि ए, से, कु, ता इनमें से कौन सा आपका उपसर्ग है और कौन सा आपका प्रत्यय। आपसे पूछा है कि कौन सा उपसर्ग नहीं है, तो वो शब्द आपका प्रत्यय होगा। जब उपसर्ग नहीं है तो क्या बचा, प्रत्यय बचा। तो या तो आप ये देख लीजिए कि कौन सा प्रत्यय है, या फिर आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से उपसर्ग हैं। आपको खुद से आपका आंसर मिल जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ता। जब कभी आप, जैसे आपको एक शब्द दिया गया मानव, अगर आप मानव में ता प्रत्यय लगाओगे तो ये हो जाता है मानव, और मानव होता है एक संज्ञा, और मानवता हो जाती है आपकी भाववाचक संज्ञा। अगर आप मानव में संज्ञा ढूंढते हो तो ये हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। अगर आपको दिया जाए कुशल, तो कुशल में आप से उपसर्ग लगाओगे और आपका हो जाएगा सकुशल। इसी तरह से आप बाकी को भी प्रयोग करके देख सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें बताना है कि उपसर्ग युक्त शब्द हैं। आहार डैश बीमार, सॉरी बिहार, आहार बिहार उपसर्ग युक्त हैं। चढ़ावा और चढ़ाई, भुलावा और छलावा, डूबता और बहता। तो अभी अभी आपने पीछे देखा ही था कि कैसे हमको उपसर्ग निकालना है और कैसे हमको प्रत्यय निकालने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय हो ही नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ एक ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें उपसर्ग युक्त शब्द हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आहार और बिहार। क्योंकि हमको उपसर्ग भी देखना है कि क्या हमारा शब्द को अगर हम अलग अलग करते हैं तो उसमें उपसर्ग निकलता भी है या नहीं निकलता। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। तो आपको 15 और 16 क्वेश्चन में बताना है कि विलोम शब्द। तो सबसे पहले आ जाता है आपका लघु का विलोम शब्द, बड़ा, भारी, गुरु या वजन। तो आपको पता चल गया होगा कि लघु का विलोम शब्द क्या होता है, गुरु। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जड़। जड़ का विलोम शब्द बताना है आपको, चेतन, प्राकृतिक, डाली या टहनी। तो जड़ का क्या होगा, तो जड़ का होता है दोस्तों चेतन। डाली या टहनी आपका नहीं होगा। प्राकृतिक का होता है नैसर्गिक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। तो आपको निर्देश दिया गया है कि 17 और 18 क्वेश्चन में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 17, जिसकी आशा न की गई हो। प्रत्याशा, अप्रत्याशित, आशातीत या अप्रत्याशा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रत्याशा होगा या अप्रत्याशित होगा। तो जब आशा नहीं की गई है तो वो होगा आपका दोस्तों अप्रत्याशित। जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो तो वो हो जाता है अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर 3 ओर से पानी से घिरा है तो वो हो जाता है आपका प्रायद्वीप। अगर चारों तरफ से पानी से घिरा है तो वो हो जाता है आपका महाद्वीप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 का आपका बी ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए कि इनमें से कौन सा वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध है। बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन इसमें शुद्ध है। पहला ऑप्शन है, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। ऑप्शन बी, साहब ने किसी को अंदर न जाने दिया जाए। इस मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा करेक्ट है यहाँ पर आपको बहुत बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। खालिक बारी किसकी रचना है। रचना का एक पार्ट मैं आपको करा चुका हूँ और सारी रचनाएं हमने रिलेट करके याद की थी, और जिन्होंने भी वो क्लास देखी है उन सभी को याद होंगी वो रचनाएं सारी की सारी, क्योंकि मैंने आपको इस तरह से रचनाएं याद कराई थी कि आप कभी भी ना भूल पाओ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के दोस्तों प्लीज़ ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है।
क्योंकि उन रचनाओं को एक बार याद करने के बाद आपको कभी भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए बहुत अच्छे से आपको कराई थी, तो फटाफट जा कर के देख लेनी है इस वीडियो के बाद। तो यहाँ पर आपको बताना है कि खालिक बारी किसकी रचना है, खालिक खलक, रहीम, अमीर खुसरो या फिर अकबर की। तो खालिक बारी रचना है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है, यानी जीवनी पर आधारित है। खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी या फिर कली कथा बाया बाईपास। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खंजन नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। तो संसद से सड़क तक रचनाकार कौन है इसके, मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर या लील स्वर जगुड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका धूमिल। संसद से सड़क तक किसकी रचना है, धूमिल जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। लिपि, लिपि, लिपि या लिपि। अब आपको बताना है कि लिपि किस तरह से लिखा जाता है। तो अगर आपको पता है तो फटाफट आंसर कीजिए, क्योंकि आपने प्रैक्टिस सेट में बहुत बार पढ़ा होगा। खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि या किसी भी रचना की आपसे लिपि पूछ लेता है। जब मैंने आपको गौतम बुद्ध और जैन धर्म वाले टॉपिक कराए थे तब भी वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर आपने वो टॉपिक्स भी नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लेने हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें कराए हैं आपको जो आपने आज तक पढ़े भी नहीं होंगे, और उनकी संभावना आपके एग्ज़ाम में आने की है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का जो लेवल है वो थोड़ा हार्ड कर दिया गया है। जो पुराना लेवल था उससे अप लेवल हो गया है। अगर आप पिछले प्रैक्टिस सेट के हिसाब से या प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना लेवल थोड़ा बढ़ा लेना है, क्योंकि अब लेवल बढ़ चुका है। तो फटाफट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर सी, लिपि की शुद्ध बर्तनी होती है ल पे छोटी की मात्रा और पे भी छोटी की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। परिषदय और परिसिक्त शब्द युग्म का सही अर्थ है। परिषदय स्वीकृत, सदन, परिषद का सदस्य या परिषद, और परिसिक्त है त्याज्य, संचालन, सींचा गया और पदाधिकारी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा परिषदय, परिषद का सदस्य और परिसिक्त सींचा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 25, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को छोड़ने से पहले अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो हमारे साथ टाइम टू टाइम जुड़े रहोगे, और पीडीएफ की कोई चिंता नहीं करनी है, सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। तो चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दूंगा। तो पहले अपना आंसर कर लेते हैं कि दिए गए शब्द के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। शब्द दिया गया है आपका ठाकुर, तो बताना है कि इनमें से कौन सा ठाकुर का अर्थ नहीं है। सेवक, स्वामी, भगवान या जाति विशेष। तो देखिए या तो स्वामी होगा या सेवक होगा, दोनों ही विपरीत हैं। अब आपको ये देख लेना है कि इनमें से कौन सा सेवक से मैच करता है या फिर स्वामी से मैच करता है। तो जब आप देखोगे स्वामी और भगवान, भगवान तो कभी सेवक होते नहीं, तो भगवान स्वामी ही होते हैं। तो ठाकुर का कौन सा अर्थ नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही आपका गलत हो जाएगा। सेवक होता है नौकर, चाकर, भृत्य, ये सब सेवक के पर्यायवाची शब्द हैं, और ठाकुर एक जाति भी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी एग्ज़ाम डेट का जो नोटिस था, जो आपको इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, वो यही है कि जो नोटिस था वो अभी तक नहीं आया है, और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी 2 दिन शेष रह गए हैं। तो यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड वाले जितने भी बच्चे हैं, अगर वो
किसी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसमें सिर्फ और सिर्फ UPSSC फॉरेस्ट गार्ड वाले ही बच्चे हैं। आप वहां पर जाकर उनसे बात कर सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो आपके एग्ज़ाम डेट के बारे में। उनसे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वहाँ पर जाकर के शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि कौन कहाँ से है और उन्होंने अभी तक ज्ञापन दिया या नहीं, या जो भी प्रक्रिया चल रही है, जो भी आपको उनसे बातें करनी है आप जा कर के कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।